बच्चों, कल मैंने हरिशंकर प्रसाई का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, उसके विषय में आपको बताया गया था। आज उनके द्वारा लिखित अर्थात हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित निबंध निंदा रस। तो प्रस्तुत निबंध में निंदा रस श्री हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने निंदा की प्रवृत्ति, कारण, उद्गम एवं चिंता से बचने के उपायों की सविस्तार चर्चा की। निंदा प्रायः ईर्ष्या एवं देश भावनाओं से प्रेरित मानव का कुत्सित प्रयास होता है। इसकी प्रवृत्ति आत्मघातक होती है, क्योंकि निंदक को अपनी वस्तुओं से संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की सुविधा भोगी वस्तुएं उसे जलाती हैं। निंदा कमजोरी और हीनता से उत्पन्न होती है। कुछ विचारकों ने निंदकों के एक वर्ग को जो यथास्थित की निंदा करते हैं उसे सही बताया है। इससे मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। अकर्मण्यता को निंदा की जननी कहा गया है। अथक परिश्रम एवं सद्विचार से ही एक प्रवृत्ति समाप्त होती है। इस निबंध में हरिशंकर प्रसाई जी ने निंदकों पर एक तीखे व्यंग बाण छोड़े हैं और उनकी कुप्रवृत्ति पर करारे प्रहार किए। यह जो है संक्षिप्त रूप से निंदा रस निबंध का सार है, अर्थात यही उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद निंदा रस को के भाव को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अपने मित्रों के माध्यम से या स्वाभाविक रूप से जो मानव में प्रवृत्तियां पाई जाती हैं उसको प्रस्तुत किया है और उदाहरण देके समझाता भी है, समझाने का प्रयास किया है। लेखक कहता है कि का क्या है, का वो मित्र के रूप में यहाँ माना है। कहता है कि का नामक मित्र जो है कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वह तूफान की तरह कमरे में साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। लेखक बताता है कि का नामक मित्र कई महीने के बाद आया और जिस समय मैं सुबह चाय पीकर अखबार पढ़ रहा था उसी समय वो तूफान की तरह कमरे में साइक्लोन की तरह माने चक्रवात या तूफान की तरह वह अपने भुजाओं में जकड़ लेता है। तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। अर्थात जब वह एक साइक्लोन अर्थात चक्रवात की तरह वह अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है, तो उस समय महाभारत में एक घटना थी और धृतराष्ट्र उस समय श्री धृतराष्ट्र पांडवों की विजय के बाद धृतराष्ट्र को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है और धृतराष्ट्र जो है भीम को
खत्म कर देना चाहता है। और इसी भावनाओं को जब श्री कृष्ण समझ जाते हैं तो श्री कृष्ण जो है भीम के पुतले को धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और धृतराष्ट्र जो है उसे भीष्म समझ करके अपनी भुजाओं में जकड़ लेते हैं और उसे चकनाचूर कर अर्थात उसे नष्ट कर देते हैं। लेखक बताना चाहता है कि ठीक वही घटना आज मुझे याद आया मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीष्म के पुतले की याद आ गई। अर्थात वो जो घटना घटी थी जिस समय श्री कृष्ण ने भीष्म के पुतले को धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया था, वो घटना लेखक कहता है कि मुझे स्मरण आ गया। अंधे धृतराष्ट्र ने यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी, अर्थात ओका नामक मित्र जब मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है तो उसे यह अनुभूति होती है कि धृतराष्ट्र की ही तरह अपनी भुजाओं में मुझे जकड़ लिया है। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए कहा, कहाँ है भीम, आ बेटा मुझे कलेजे से लगा लो। अर्थात जब श्री कृष्ण ने भीम के पुतले को प्रस्तुत किया तो धृतराष्ट्र यह चूंकि अंधे थे वो टटोलते हुए कहा, भीष्म कहाँ है, आ बेटा मैं तुझे गले से लगा लूं। जब भीष्म का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चकनाचूर कर दिया। अर्थात जो घटना घटी थी और उस घटना को स्मरण करके लेखक ये बताना चाहता है कि ठीक उसी का नामक मित्र जो है वह मुझे अपने भुजाओं में जकड़ लिया और वह उसके अंदर जो निहित दुर्भावनाएं थी वह अच्छी नहीं थी। और ठीक उसी प्रकार से लेखक ने यह अनुभव किया, यह जो है केवल एक दिखावटी प्रेम के द्वारा वह मुझे अपने भुजाओं में लेता है। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में भेंट कर देते हैं। लेखक कहता है कि जब कोई मित्र आता है तो ऐसे मौके पर प्रायः अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं, अर्थात दुर्भावनाओं से ग्रसित रूपी देह को अर्थात शरीर रूपी पुतले को उसकी गोद में प्रस्तुत कर देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं, का से क्या मैं मिला। लेखक कहता है कि का नामक मित्र से क्या वास्तव में मैंने उससे मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया, हरगिज नहीं। लेखक कहता है कि चूक यह जो उसने अपनी भुजाओं में जकड़ लिया अर्थात मुझे कलेजे से लगा लिया, क्या सचमुच वह यथार्थ था, सत्य था। वो लेखक कहता है कि हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया था, अर्थात मैं दुर्भावनाओं रूपी शरीर से को उसके गोद में प्रस्तुत किया था। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि यह मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। लेखक कहता है कि मैंने अपने इस शरीर रूपी पुतले को उसकी भुजाओं में जो सौंप दिया, इस बात से मुझे यह भली भांति ज्ञात था, अर्थात मुझे ये मालूम था कि यह धृतराष्ट्र से मैं मिल रहा हूँ, अर्थात दुर्भावनाओं से युक्त उस मित्र से ही मैं मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया था कि वो अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। लेखक बताना चाहता है कि चूंकि उसके विषय में पिछली ही रात को एक मित्र ने मुझे वो सारी बातें बता दी थी कि का नामक मित्र ससुराल आया है और ग नामक मित्र के साथ बैठ करके
2-3 घंटे तक आपकी निंदा करता रहा। और इस सूचना के बाद आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया, अर्थात मैं अपने शरीर से बेमन से अर्थात बिना मन की चुपचाप उसकी गोद में प्रस्तुत कर दिया। निस्नेह कटीली देह उसकी भुजाओं में छोड़ दिया। निस्नेह अर्थात स्नेह से रहित दुर्भावनाओं रूपी कटीली शरीर को उसके शरीर में छोड़ दिया। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी के कलेजे से चिपकाए हैं। लेखक बताना चाहता है कि भावना, देखें बच्चों, भावना व्यक्ति का एक ऐसा गुण होता है जो उसे देख करके उसकी वास्तविकता को, उसकी यथार्थ को पता नहीं लगाया जा सकता है। वो उसके मन में कौन सी भावना निहित है। प्रायः व्यक्ति के अंदर दुर्भावनाएं निहित होती हैं, लेकिन नैतिकता और सामाजिक बाध्यता के कारण सद्भावनाओं से युक्त रूपी या सद्भावनाओं से युक्त शरीर रूपी पुतले को वो प्रस्तुत कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक कहता है कि अगर भावनाओं के कांटे होते तो उसे ये मालूम होता कि नागफनी को कलेजे से चिपकाए। लेखक कह रहा है कि अगर मेरे मन में निहित अगर जो भावनाओं के अगर कांटे होते तो उस मित्र को इस बात को आभास हो जाता कि मैं अपने मित्र को नहीं, अपने मित्र के शरीर को जो अपने कलेजे से लगाया हूँ वह नागफनी के समान है। यह बात उसे मालूम हो जाता। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ा देना चाहिए। और अंत में लेखक बताना चाहता है अगर छल का अर्थात धोखे से युक्त, छल प्रपंच से युक्त धृतराष्ट्र की तरह अगर कोई मित्र आपको अपने गले से लगाता है तो बेमन अर्थात बिना मन के अपने शरीर रूपी पुतले को उसके अंक में अर्थात उसकी गोद में बढ़ा देना चाहिए। पर यह मेरा मित्र अभिनय से पूरा है। लेखक बता रहा है कि चूंकि यह मेरा मित्र जो था अभिनय कला से पूर्ण रूप से दक्ष था, उसके आंसू भरे नहीं आए, बाकी मिलन के जो हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता असीम स्नेह, वह स्नेह स्निग्ध वाणी बोला। लेखक कह रहा है कि उसके मन में गहरी आत्मीयता अथवा अपनेपन की भावनाओं से युक्त, नेत्रों से छलकता हुआ आंसू, छलकता हुआ असीम प्रेम और प्रेम से सनी हुई वाणी बोलता है। अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया और कहता है कि आज ही सुबह गाड़ी से उतरा और आपसे मिलने के लिए मैं चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने के आतुर रहता है। लेखक बता रहा है कि उसने बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही आत्मीयता के साथ, और वो कहता है कि जैसे आत्मा का एक अंश दूसरे अंश से मिलने के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार से मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आते ही झूठ बोलना कमबख्त कल का आया है। लेखक कहता है को जैसे ही आता है वह दुष्ट झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया, जबकि वो कल का आया है। यह मुझे मेरा मित्र पहले ही बता चुका था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वह आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। अर्थात लेखक बताना चाहता है कि कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं
जिनमें स्वार्थ की भावनाएं निहित नहीं होती है, उनकी आदत होती है, स्वभाव से ही वह वशीभूत हो करके प्रायः झूठ बोलते रहते हैं। अर्थात जो निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, अर्थात जिनके झूठ बोलने में या निंदा करने में कोई स्वार्थ निहित होता है, प्रायः ऐसे लोग जो है निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। और ऐसे लोग बिना प्रयास के ही, बिना किसी प्रयोजन के ही उनके मुख से वाणी या उनके मुख से वो वाणी निकलती रहती है, झूठ बोलते रहते हैं। और इसी प्रकार से मेरे एक रिश्तेदार हैं, वह अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो कहेंगे कि कलकत्ता जा रहा हूँ। लेखक बताना चाहता है उदाहरण दे करके, ऐसे भी एक रिश्तेदार अगर उनसे कोई बात करता है, कुछ पूछता है, अगर वह बम्बई जा रहे हैं तो पूछने पर उनसे यही कहेंगे कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुख से निकल नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी है। लेखक अंत में इस बात को स्वीकार करता है कि का नामक मित्र जो है वह निर्दोष, स्वाभाविक मिथ्यावादी है, अर्थात उसके झूठ बोलने में या उसकी निंदा करने में कोई भी स्वार्थ निहित नहीं होता है। आज मैं इसी पंक्तियों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश इसमें आए हुए हैं, और जो गद्यांश है वह पहला कि जो कई महीने बाद आया और से लेकर के उसे जकड़ कर चूर कर डाला, एक महत्वपूर्ण गद्यांश है। इनकी इसी गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न हैं। जो प्रश्न इस प्रकार से हैं कि पहला प्रश्न है, किस तरह कमरे में घुसा और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। दूसरा प्रश्न है, मुझे किसके पुतले की याद आ गई। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और चौथा प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। और पांचवा प्रश्न है, गद्यांश के पाठ का शीर्षक अर्थात पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस गद्यांश के आधार पर मिल जाएंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग ज़रूर लिखें। इसी के बाद आज मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।